हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्नों की एक सीरीज़ लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये पिछले कई जो एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनमें आए हुए प्रश्न हैं, तो इनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उससे जो ऑप्शन के थ्रू भी हम आपको जो है कुछ डिटेल बताएंगे जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग बगैर भूमिका के सीधे प्रश्नों पे चलते हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए ये दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन की थैली कहलाती है। तो कोशिका जो सेलुलर स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें इनमें से कौन सा कोशिकांग या कहें सेल ऑर्गेनेल है जो हम लोग उसे पाचन की थैली कहते हैं। तो थोड़ा सा कोशिका के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कोशिका के लिए, रॉबर्ट हुक ने बहुत काम किया है। तो रॉबर्ट हुक ने किताब भी माइक्रोग्राफिया लिखी है। 1665 में उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। कोशिका को वास्तव में वो देख नहीं पाए थे, लेकिन जो उसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल मोस्टली प्लांट सेल में ही मिलती है, उसको उन्होंने देखा था। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और अगर हम लोग कहें कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और उसमें कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो एनिमल सेल में मिलते हैं। जैसे कि हम लोग कहें क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में ही मिलता है, वो एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ऐसे ही एक कोशिकांग यहाँ लिखा हुआ देखिए, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, देखिए प्लांट सेल में भी मिलते हैं, एनिमल सेल में, अगर हम लोग कहें कि एनिमल सेल में भी मिलते हैं। लेकिन जो ये लाइसोसोम है ये सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता है। तो इसकी खोज डी डबे नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। इसे हम लोग पाचन की थैली भी कहते हैं। और चूँकि इसमें ही सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो कभी भी अगर सेल में कोई भी विकार उत्पन्न होता है या कहें सेल में कोई दिक्कत आती है, तो ये जो लाइसोसोम होता है यही अपने आप फट जाता है और ये पूरी कोशिका को पचा देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो पाचन की थैली और आत्महत्या की जो थैली है वो लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम सिर्फ कहाँ मिलते हैं? तो ये एनिमल सेल में ही मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। तो कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जिसे हम पाचन की थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो वो लाइसोसोम है। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ मिलेंगे? एनिमल सेल में ही मिलेंगे। गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय क्या करती है? सेक्रेटरी नेचर की होती है, कोई ना कोई रस स्राव करने में मदद करती। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का हम लोग घर कहते हैं। यहाँ पे श्वसन से संबंधित सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं और यहाँ पे ऊर्जा निर्मित होती है एटीपी के रूप में, और एटीपी को हम लोग सेलुलर करेंसी भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। मनुष्य में अगर हम लोग कहें प्रोटीन की बात करें तो 15% मानव शरीर में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। और अगर हम लोग कहें प्रोटीन जो टर्म है वो बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस जो है उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी भी दी है। तो ये इतनी बातें हो गई आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। दो या दो से अधिक लोकाई। तो देखिए ये लोकाई की बात करें, एलील्स, देखिए ये सब टर्म्स हैं एलील्स। अगर हम लोग कहें क्रोमोसोम जो है, हम लोगों में मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, 23वीं जोड़ी को हम लोग हेट्रोसोम एलोसोम भी कहते हैं। ठीक है, जो 23वीं जोड़ी होती है उसे हेट्रोसोम या एलोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम हैं, अगर कहा जाए कि तो इन पे ढेर सारे जीन्स पाए जाते हैं। और जीन जो है कुछ एक जीन में एक या उससे अधिक जो है उसके रूप जो होते हैं उन्हें हम लोग एलील कहते हैं। ठीक है, तो एक जीन में एक या अधिक जो उसके रूप होते हैं उनको हम लोग एलील्स कह देते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो 23 जोड़ी होते हैं। मानव शरीर में जो जीन्स हैं वो 35 से 45 हज़ार के आसपास होते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत ये बात सामने आई है। ठीक है, तो जीन के साथ साथ एलील्स भी होते हैं। एलील्स एक जीन में कई हो सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक एलीलों के बीच अंतःक्रिया को, परस्पर जो क्रिया अंतःक्रिया हो रही है, तो उसमें इस प्रकार जाना जाता है। तो एक जीन में क्या होता है कि भाई जब दो एलील हैं तो उनके बीच में जब क्रिया होती, कोई एक एलील जो है वो रिजल्ट देता है
तो हम लोग उसे कहते हैं ये डोमिनेंट हो गया। अगर नहीं रिजल्ट उससे मिलता है या उसका प्रभाव नहीं आ पाता है तो उसे रिसेसिव कह देते हैं, ठीक है। तो एलील्स के प्रभाव के कारण ही हम लोग कहें कि भाई उसे डोमिनेंसी या रिसेसिव कहते हैं जीन्स को। तो ये एपिस्टैटिस, अगर वो एपिस्टैटिस एक जो जीन की बात करें, ये प्रोसेस है, इसमें ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। महामारी विज्ञान, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें इतनी जानकारी ना हो फिर भी हम ऑप्शन से काट सकते हैं। जब यहाँ अंतःक्रिया इस प्रकार जाना जाता है तो प्रभावी का कोई मतलब नहीं। एपीफाइटोसिस, तो एपीफाइट्स जो होते हैं वो मैंग्रोव प्लांट्स में मिलते हैं, जिनमें क्या है कि अधिपादप कहा जाता है। प्लांट्स के ऊपर प्लांट जो उगते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें बाहर निकली रहती हैं और वो मॉइस्चर से अपना मिनरल और पानी अवशोषित करते हैं। इस तरीके से एपीफाइट्स कहाँ मिलते हैं, तो दलदली जगहों पे इस तरीके के मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सब टर्म आपके एपिस्टैटिस में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? देखिए बड़ा अलग तरीके का प्रश्न है ये। जूलॉजी में 12 लाख जातियां हैं प्राणियों की, उनमें से सबके बारे में जानकारी एकत्रित करना बहुत ही असंभव है। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे कौन सा पक्षी है उसका अंडा छोटा होता है, कौन सा पक्षी है जो उल्टी दिशा में घूरता है, तो इस तरीके की कौन सा सबसे जहरीला सर्प होता है, ये जो विशेष लक्षण वाले प्राणी हैं उनकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। अब देखिए भारत में अगर जहरीले की बात करें तो भाई भारतीय कोबरा जो है हमारे देश का सबसे जहरीला सांप है, ठीक है। अगर उससे बात करें तो इससे भी और भी जहरीले ढेर सारे जहरीले सांप होते हैं, ठीक है। इसका नाम नाजा नाजा, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, पनामा की दीमक, अफ्रीकी बिच्छू। जो सबसे अधिक तीव्रता से काटता है तो इनमें से अगर बात करें तो इसमें जो है पनामा की जो दीमक होती है वो इनमें सब में जो है बहुत तीव्रता से काटती है, ठीक है। तो सबसे तीव्रता से काटने वाला जो प्राणी है वो कौन सा हो गया, पनामा की दीमक हो गया, ठीक है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो देखिए ये जो लोहित कोशिकाएं हैं इन्हीं को आरबीसी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी। तो बहुत आसान था, इसमें जो है ये डब्ल्यूबीसी है और ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। तो इसमें आरबीसी जैसे हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिका, तो लोहित, देखिए लोहा उसी से ये शब्द आया है, नया शब्द है। अगर यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं ना लिखेंगे तो वो लोहित कोशिकाएं लिख देंगे, तो ये सही है, ठीक है। तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है, तो ये लोहित कोशिकाओं में अगर हम कहें या लाल रक्त कणिकाओं में या कहें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ एक अस्थायी बंध बनाता है और शरीर के अंदर उसे विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए प्रोटीन, अभी मैंने फिर बोला था कि मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से द्वारा निर्मित होता है। प्रोटीन की खोज मुल्डन ने की थी, प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन की इकाई को अमीनो एसिड कहते हैं और जितने भी मतलब हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते हैं सब प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। हमारे शरीर की जो कोशिका कला होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो प्रोटीन के बगैर हमारे शरीर की कोई वृद्धि नहीं हो सकती, कोई मरम्मत नहीं हो सकती। सेल बनेगी मरम्मत के लिए तो भाई झिल्ली ऊपर की चाहिए, वो प्रोटीन के द्वारा होती है। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक भी इसे हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग जो है कहा जाए कि भाई रिपेयरिंग में भी मदद करती है। सभी एंजाइम्स बने होती है तो कोई क्रिया शरीर की तभी होगी जब एंजाइम्स काम करेंगे। तो वृद्धि और मरम्मत के लिए ये उत्तरदायी है। प्रोटीन बहुत बहुत उपयोगी, इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोबैलामिन नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, किससे कोबैलामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यहाँ B12 को हम लोग कहते हैं साइनो कोबैलामाइन, ठीक है। तो ये देखिए कोबैलामाइन हम लोग कह देते हैं, ये B12 है और इसको हम लोग पिंक विटामिन भी कह देते हैं। देखिए पिंक विटामिन इसलिए कहते हैं इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक
ठीक है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है इस वजह से। B5 और B7 को बायोटिन कह देते हैं, और इसको B9 को फोलिसिन कह देते हैं, फोलिक एसिड कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइनोकोबालामिन कहाँ, B12, इसे पिंक विटामिन भी कहते हैं, और इसी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक। ये करता क्या है, ये रक्त के निर्माण के लिए उपयोगी होता है, और इसकी कमी से आरबीसी का आकार बहुत छोटा हो जाता है, जिसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो देखिए, दालों में हमने कहा कि 25 से 35% तक प्रोटीन होती है। दालें जो है सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती हैं, इन्हें लेग्यूम्स भी कह देते हैं। और उसके बाद इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हम लोग प्रोटीन। और कौन सी दाल है जिसमें 46% प्रोटीन है, तो वो सोयाबीन होती है, ठीक है। तो इसमें अगर कहा जाए दालें अच्छा स्रोत हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, विटामिन B12। देखिए, अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसी का ये थोड़ा सा अलग से प्रश्न है, यहाँ पे नाम पूछ लिया गया। तो ये विटामिन B12 का नाम अभी मैंने पिछली वहाँ लिखा था, तो ये वही है, साइनोकोबालामाइन। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं, तो कहेंगे विटामिन C को। रेटिनॉल किसे कहते हैं, विटामिन A को। थायमिन किसे कहते हैं, विटामिन B1 को, ठीक है। तो ये नाम हो गए, और इसे क्या कहते हैं, B12 कह देते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, चलिए अगला ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए उसे कहते हैं पेलाग्रा। देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है, और ये गले में होती है। यहीं पे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। एनीमिया क्या है, ये रक्त की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। जब बॉडी में लोहा नहीं होगा, विटामिन B6, B9, B12 नहीं होगा, अगर हम लोग कहें, तो रक्त का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को थकान लगेगी, उसी को हम लोग जो है एनीमिया कहते हैं। थकान लगना, काम में मन ना लगना, नींद ज़्यादा आना, तो ये सब चीज़ें एनीमिया के। अगर बैठे बैठे एकदम से उठे चक्कर आ जाए, तो ये सब खून की कमी के लक्षण होते हैं, ठीक है। घेंघा रोग किसे हम लोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, और गर्दन थोड़ी सी फूली फूली सी लगती है, और उसकी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसी को हम लोग घेंघा रोग कह देते हैं, ठीक है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो देखिए, अल्जाइमर रोग में क्या है कि बुद्धिमत्ता प्रभावित हो जाती है। ये अगर 50 साल से लेके आगे 70 साल के मध्य के लोगों में अक्सर ये बीमारी जो है देखी गई है। इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो अपने घर का पता भूल जाता है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो अपने साथ एक डायरी रखें, उसमें अपनी सब डिटेल भर के रखें, हो सके तो एक कार्ड बना के गले में डाल के तभी बाहर निकलें। अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त लगभग ख़त्म होने लगती है, तो इस वजह से वो अपना नाम भूल जाते हैं, अपना एड्रेस भूल जाते हैं। तो अगर वो उनका एड्रेस का कार्ड अगर नाम लिखा हुआ पड़ा रहेगा गले में, तो अगर वो भूलते भी हैं तो लोग उनको पढ़ के उनको उनके पते तक पहुंचा सकते हैं। अल्जाइमर अब चूँकि जो याददाश्त से रिलेटेड है, तो अल्जाइमर जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की याददाश्त कम हो जाती है, इसीलिए हम लोग जो है ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता है? तो देखिए, इसमें कौन सा, देखिए काली खांसी, इसे हम लोग परच्यूसिस कह देते हैं, परच्यूसिस। पोलियो तो खैर इसका टीका हम लोग कहें, इसकी पोलियो ड्रॉप्स जो है 0 से 5 साल के बच्चों को अगर हम लोग कहें ये पिला के, और हमारे देश से पोलियो जो है वो पोलियो मुक्त देश हो चुका है, ठीक है। हमारा रेबीज़ का भी टीका जो है अगर कहा जाए, इसका भी वैक्सीनेशन है, ठीक है। और इसमें काली खांसी का DPT का एक टीका लगता है, उसमें परट्यूसिस काली खांसी का भी टीका। तो कुल मिला के जो दमा है
ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक एक कवक से होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। इसमें जो श्वास नली है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और कवक ये वहीं पे सब कॉलोनी बना लेता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दमा जो है उसको किसी टीके से जो है सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, या कहें कि उसको टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता है। ठीक है, तो दमा जो है इसको कहा जाए कि कौन से कवक के द्वारा दमा होता है, तो इसे कहते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स करके। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से निकाली गई? तो देखिए 16वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे पहले सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की जो दवा निकाली गई उसे हम लोग कुनैन कहते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, और काफ़ी पहले 16वीं शताब्दी की बात है, यूरोप में इस तरीके से मलेरिया की दवा के रूप में कुनैन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो बाकी बरगद और नीम, यूकेलिप्टिस, देखिए यूकेलिप्टिस को हम लोग पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं, क्योंकि ये पता है ये सबसे ज़्यादा पानी खनिज जो है सोख लेता है। आसपास के जो पौधे होते हैं उन्हें प्रॉपर पानी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। बहुत तेज़ अपनी वृद्धि करता रहता है, मतलब खुद में मस्त रहता है, बाकी पौधों पे उसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, नीम जो है इससे एजारेक्टिन नामक एक जो है रसायन निकाला जाता है जो एंटीबैक्टीरियल है। तो नीम जो है वो नीम के साबुन बनाए जा रहे हैं। नीम का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन में भी करते हैं, जो स्किन डिजीजेज हैं उसमें भी नीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो नीम में कौन सा केमिकल मिलता है? एजारेक्टिन। बरगद फाइकस बेंगालेंसिस इसका नाम है। 2000 सालों तक ये जो है पौधा वो प्रकृति में जीवित पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए जो ब्लड कैंसर होता है यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। ठीक, प्लूटोनियम 239 ये सबसे अच्छा रेडियो एक्टिव होता है, और यूरेनियम उसके अगर हम लोग कहें कि ये सबसे अच्छा, उससे कम अच्छा यूरेनियम से कम अच्छा थोरियम। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं इनका उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है, एटम बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग हम लोग कहें 92 यूरेनियम 235 ये परमाणु बम बनाने में, परमाणु भट्ठी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं जगह थोरियम भी करते हैं और प्लूटोनियम का भी करते हैं। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि एक वो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो पहला परमाणु बम गिराए गए थे तो उनमें यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया गया था जो पहला बम था। दूसरा जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पहला अगर कहें तो गिराया गया था 6 अगस्त को, वो हिरोशिमा में गिराया गया था, उसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। 9 अगस्त नागासाकी में 1945 में गिराया गया था। जापान के दोनों शहर थे और पूरी तरीके से वो नष्ट हो गए थे, उसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। रोजा हिबिस्कस, देखिए इस तरीके से लिखते हैं रोजा हिबिस्कस। देखिए रोजा हिबिस्कस मालवेसी फैमिली का पौधा है, मालवेसी फैमिली का पौधा है और इसको गुड़हल कहते हैं। ठीक है, गाय का नाम है बॉस इंडिकस। ठीक है, ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। और इस तरीके से उल्लू बंदर की कई वैरायटी होती हैं। ठीक है, तो ये अगर हम लोग कहें गाय का नाम बॉस इंडिकस है और रोजा हिबिस्कस किसका है तो वो गुड़हल का है और ये मालवेसी फैमिली से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो देखिए अगर इस्पात बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, लोहा प्लस कार्बन, तो वो पहले तो लोहा और कार्बन तो पहले से हो गया। फिर उसके बाद उसमें कठोरता लाने के लिए और उसमें देखिए जंग ना लगे, उसमें जो है जंगरोधी के लिए तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो इस स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा 15 से 17% तक होती है। ठीक है, और बाकी ये कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं स्टील में किया जाता है, कार्बन का किया जाता है, क्रोमियम। अब चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है जंगरोधी बनाने के लिए तो क्रोमियम का हम लोग बोलेंगे। ठीक, 15% तक स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग ले लेते हैं प्रश्न।
ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? तो जूल है। ऊर्जा को हम लोग जूल में नापते हैं, ठीक है। तो ये जूल हो। ऊर्जा का मात्रक एसआई क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है, और ये हॉर्स पावर और ये जो इसके पावर के मात्रक हैं, ठीक है, किलोवाट वगैरह, ये पावर शक्ति के मात्रक हैं। अगला है बिजली के करंट का एसआई मात्रक। तो देखिए बिजली को हम लोग कोई भी कि इतने करंट की धारा बह रही तो उसे एम्पियर में हम लोग मानते हैं। ल्यूमिनस जो इसमें वाट जो है, अभी मैंने बोला कि पावर का है, वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको हम लोग कह देते हैं और ये कैंडला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है, ठीक है। तो अगला हम लोग जो है ले लेते हैं एक ध्वनि तरंग का वेग। देखिए v इक्वल्स टू 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य उसकी जो है लेमडा है वो 35 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर है तो लेमडा को हमेशा मीटर में रखा जाता है, ठीक है। तो 35 बटे भाई हम लोग 100 कर लेंगे, ये मीटर हो गया। v इक्वल्स टू होता है n लेमडा, n निकालना है तो v अपान लेमडा हो गया। तो भाई यहाँ पे v की बात क्या करें 700 और ये 35 और अपान बाई 100, तो ये हो गया। इतने जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे 35 कर दीजिए, तो 35 दूना 70, तो 2000 हो गया, ठीक है। तो 2000 जो है हम लोग हर्ट्ज बोलेंगे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे हर्ट्ज होता है। अब यहाँ देखिए हमें निकालना क्या था? आवृत्ति निकालना था। फार्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू n लेमडा होता है, ठीक है। तो 2000 वाला सही हो गया ऑप्शन, ठीक है, ये वाला सही हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। नदी का बहता हुआ जल, उसमें पूछा जाए कौन सा ऊर्जा है, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का रूप है, तो हम लोग कहें जैसे कि पेड़ पे लगा फल, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। दबी हुई स्प्रिंग, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। कोई भी गतिशील वस्तु है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा किसी भी पिंड में आ जाती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा, ठीक है। और बाकी ये जो गुरुत्वीय और विद्युत ये अलग वैरायटी है, ठीक है। यहाँ हम लोग ऊर्जा के दो रूपों की बात कर रहे थे, स्थितिज और गतिज, ठीक है। अगला ले लेते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने के लिए यूनिट क्या है? तो मैक में मापते हैं, ठीक है। मैक जो है वो नॉट जो है वो जितने भी जो जल में पानी वाले जहाज हम लोग कहें उनकी स्पीड मापने के लिए नॉट का इस्तेमाल। पर जो अगर भूकंप आते हैं वो रेक्टर पे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री। अब अगर कहा जाए कि शुद्ध जल जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसका जो हिमांक हो गया वो 0 डिग्री, और उबलता किस डिग्री टेम्परेचर में? 100 डिग्री। तो उसका जो है क्वथनांक हो गया बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे घनत्व अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो देखिए अगर हम लोग कहें कोई आवेशित वस्तु, ऐसे समझें कि इस पे कोई चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, ठीक है, ऐसे हम पॉजिटिव चार्ज बना दे रहे हैं। कोई वस्तु यहाँ है उस पर कह रहे हैं कि उसे आवेशित किया गया हो, नेगेटिव कर दिया गया हो या ना किया गया हो, या ऐसी धातु सिंपल से ऐसे रखी है, दो की बात। तो ये अगर यहाँ पे कोई आवेश है, अगर इसके पास में कोई आवेशित वस्तु रखी जाएगी तो या तो वो उसे रिपल्शन करेगा, सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, दूसरे एक दूसरे से भागेंगे। और अगर कहा जाए कि विपरीत आवेश होंगे तो क्या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर उस पर आवेश नहीं होगा तो इससे इंड्यूस होके उस पर आवेश आने की कोशिश करेगा, तो इससे एक यहाँ फोर्स जनरेट होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक, क्योंकि पता है ये आवेश रखा हुआ है, अगर यही दौड़ने लगे तो उसी को करंट कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। भूतापी पूर्वेक्षण जियोथर्मल जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, तो जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में जो है हम लोग इस क्लमबर्गर जो है साउंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, भूतापी ऊर्जा होती क्या है? जैसे कि हम लोग कहें कि हम लोगों की पृथ्वी में ढेर सारा
सारा कोर मटेरियल है जिसमें हम लोग निकल है, आयरन है, वो घूम रहा है, मेंटल है, फिर हम लोग क्रस्ट पे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो बिल्कुल, अगर हम लोग कहें अंडे का जो ऊपरी छिलका है वो क्रस्ट होता है, जो वाइट पार्ट है वो मेंटल होता है, जो पीला वाला भाग है उसे हम लोग कह देते हैं कोर, ठीक है। तो यहाँ निकल आयरन होता है और इसमें अगर कहा जाए कि एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन वगैरह जो है वो क्रस्ट में, ऑक्सीजन वगैरह वो क्रस्ट में होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अंदर की तरफ पूरा लोहा गला हुआ वो घूम रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही, उसी से जो है, और सूर्य के द्वारा वो एक ऊर्जा आती है, पृथ्वी अपने ओर उसे सोख लेता है अगर कहें पृथ्वी, तो उससे एक जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो हम लोग क्रस्ट में ढेर सारे जो खनिज हैं वो क्या है, अगर कहा जाए उनको, तो वो रेडियो एक्टिव डिके के द्वारा एक तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वो सब मिला के जो एक ऊर्जा बनती है उसे हम लोग कह देते हैं भूतापी, ठीक है। उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। आजकल इसका उपयोग भी करने की बात की जा रही है कि भाई जियोथर्मल एनर्जी जो है हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, जैसे हाइड्रोजन ईंधन है, पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाएँ, जैसे कि जो ओशनिक टाइड होती हैं उससे ऊर्जा मिलती है, जैसे कि हमारी हवा चलती है तो विंड एनर्जी हो जाती है, जैसे सोलर एनर्जी है। तो ये जो ऊर्जा के अन्य रूप हैं इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे उपयोग करें, क्योंकि कोयला लगातार कम हो रहा है और कोयला से हम लोग जो है तापीय ऊर्जा बना रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सोर्स अगर कोयला ख़त्म हो जाएगा तो हम जलाएंगे क्या, तो अन्य स्रोत पे हमें ध्यान देना होगा, तो उसी में ये आता है, ठीक है। तो अगला हम लोग जो है बात कर लेते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। देखिए ठोस है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो गल रहा है, तो उसे हम लोग कह देते हैं गलनांक, ठीक है। ठोस वस्तु जहाँ से गलना शुरू करता है, टेम्परेचर समान रहता है वहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं गलनांक। गलनांक क्या है, मतलब कोई भी वस्तु गलन अवस्था में आ रही हो, ठीक है, समान ताप होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होते हैं, नाभिक की बात करें तो ये देखिए ये नाभिक है, इस तरीके, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और ये इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इसी से ये बंधे रहते हैं। यही हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। जितने प्रोटॉन नाभिक में होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कह दिया जाता है, और ये इनमें जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, और ये सबसे प्रबल ऊर्जा होती है। मतलब कि अगर कहा जाए कि भाई नाभिकीय ऊर्जा, तो ये सबसे नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल कहा जाता है। इसी का उपयोग हम लोग किस में कर रहे हैं, परमाणु बम, परमाणु भट्टी बनाने में कर रहे हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टैमसन ने की थी, ठीक है, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और चैडविक ने, न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस भी किसने खोजा है। तो ये सब पूरी चीज़ें नाभिकीय ऊर्जा की बात की जा रही है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन एक कण है जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक साहब ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है, और उसके बाद जो है अगर हम कहें पोलोनियम की खोज की है। रेडियम पोलोनियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी। एक मरतबा इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, एक मरतबा इन्हें केमिस्ट्री में मिला है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली अगर कहा जाए एकमात्र महिला तो वो मैडम क्यूरी हैं। और रदरफोर्ड ने अगर कहा जाए तो नाभिक की बात बताई, ठीक है। और मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स की बात किसने की, मैक्स प्लांक ने, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, पोलोनियम की खोज की, पोलैंड की रहने वाली थी ये, और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, एक मरतबा 1903 में, एक मरतबा 1911 में, ठीक है। तो इस तरीके से मैडम क्यूरी डबल नोबेलर हैं, ठीक है। एक हम लोग जॉन बर्डीन का नाम आता है, अमेरिकी वैज्ञानिक है, उन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब वो पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये पहले पुरुष जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो जॉन बर्डीन पहली महिला, उन्हें मैडम क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं,
एक दुर्बल एसिड हो प्रबल क्षार के साथ, देखिए जो प्रबल होगा वही प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। अब दुर्बल एसिड कह दिया गया, प्रबल क्षार कह दिया गया, तो क्षार पीएच बढ़ा देते हैं, और अगर ये जो है एसिड होते तो ये घटा देते, ठीक है। तो प्रबल क्षार है तो आप समझ जाइए 7 से इसका पीएच बढ़ गया होगा, तो 7 से बढ़ा हुआ एक ही वैल्यू है तो ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर ऐसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। जल निर्माण के क्रिया कौन सी है इसमें, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन। तो देखिए जल तब बनता है जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हों, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल हो, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, आराम से 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लोग कहें कि क्या, हाँ, जल का बन गया। तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का, ये क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो ये जल बन जाता है। और इसमें हाइड्रोजन ऐसा एक कहा जाए कि भाई ईंधन है, इसका कैलोरीफिक मान, अगर कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला ईंधन है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। और ये पृथ्वी पे अच्छी मात्रा में उपलब्ध भी है। आने वाले दिनों में सभी ऊर्जा के स्रोत अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हम लोगों को पूरी ऊर्जा देता रहेगा। और इसका जो ऊष्मीय मान है वो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी ईंधन में सबसे अधिक है। और ख़ास बात है इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटी फ्रीजिंग मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया, -40, -45, तो ऐसे जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे पेट्रोल जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोल भी जम जाता है। जब पेट्रोल जम जाएगा तो भाई गाड़ी कैसे चलाओगे आप, ठीक है। तो उसमें क्या है, पेट्रोल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट इसे हम लोग कहते हैं। तो ये क्या करता है कि भाई पेट्रोल को जमने से बचा लेता है, गाड़ी आप चला पाएंगे अगर ये मिलाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या कह रहा है ये कि पानी के हिमांक को कम कर देता है, बस। तो पानी के हिमांक को भी कम करता है, क्वथनांक बढ़ा देता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, उसको देख लेते हैं हम लोग। खाना पकाने में गैस का 90% कौन सी गैस रहती है। तो देखिए खाना पकाने वाली जो गैस है वो हम लोग कहेंगे, ये उसे कहा जाता है LPG, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं। इसमें 80% में ब्यूटेन होता है और 20% अगर कहा जाए तो वो क्या है, प्रोपेन होता है। तो अधिकतम इसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें प्रोपेन लिखा नहीं गया, तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो है क्या है कि इनमें कोई गंध नहीं होती है, ठीक है। और अगर इनमें कोई गंध नहीं होती है तो हम लोग कहें कि LPG सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा मटीरियल मिलाया जाता है, तो उसे कहेंगे मिथाइल मरकैप्टॉन या इथाइल मरकैप्टॉन। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, बहुत तीक्ष्ण बदबू आती है, वही मिला दिया जाता है। जब ये गैस ये निकलने लगती है तो रिसाव उसका भी साथ साथ होता है और हम लोगों को महक पता चल जाती है, मतलब गंध से हम लोग ये समझ जाते हैं कि कहीं रिसाव हो रहा है। तो खाना बनाने वाली अगर गैस में क्या होता है, कहेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अधिकतम गैस कौन सी है, कहेंगे ब्यूटेन। मीथेन जो है वो सबसे हल्की कार्बनिक गैस है और इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसे बायोगैस भी कहते हैं, इसे गोबर गैस भी कहते हैं, इसे ग्रीन गैस भी कहते हैं। ये जानवरों के जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, उनके पेट में भी ये पाई जाती है। इसको उत्पन्न करने वाले मेथेनोजन बैक्टीरियाज होते हैं, ये कोल माइन गैस भी कहलाती है। और ये अगर कहा जाए कोयले की खान में भी रिसती है और जो जहाँ भी कोई कार्बनिक पदार्थ सड़ेगा मेथेन बनेगी। तो अब देखिए जो चावल का वो धान के जो खेत होते हैं, धान को पानी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ घास फूस सड़ती है तो मेथेन। तो धान के खेत में रिसने वाली, दलदली जगहों पे रिसने वाली, कोयले की खान में रिसने वाली, तेल के कुएं से रिसने वाली, जानवरों के पेट में निकलने वाली या पानी पाई जाने वाली, सब मेथेन है। इसको अब चूँकि इसमें एक ही कार्बन होता है, अगर ये घटित होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। तो वातावरण में अगर इससे ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम ये रिलीज़
रिलीज़ करेगा, इसीलिए इसको ग्रीन गैस या इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी, नेचुरल गैस भी, कुछ भी कह लीजिए, सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हीलियम जो है वो क्या है, सबसे हल्की अक्री गैस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस होती है तीक्ष्ण गैस होती है, आँखों में जलन डालती है। इसके लाइकेन जो है इंडिकेटर होता है, और ये जहाँ पे जो है वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, वहाँ पे ये निकलती है। कोयला जलाते हैं तो निकलती है। तेल के जो अगर कहा जाए ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं उनसे भी ये निकलती है। मथुरा की ऑयल रिफाइनरीज से ये निकल रही है और ताजमहल आगरा तक पहुँच रही है, ताजमहल को पीला कर दे रही है। ठीक है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये भाई हम लोगों के इतने प्रश्न थे, हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न अच्छे थे और इनसे संबंधित और भी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी हुई है। क्विक रिवीजन के लिए इस तरीके के जो डिस्कशन सेशन होते हैं ये आपके लिए परीक्षा के समय उपयोगी साबित होते हैं। आप सब लोग इससे खुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें, और उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो बस आप सब लोग आनंद से रहें, खुश रहें और खूब पढ़ते रहें, भविष्य में आपका जीवन सफल हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम लोग मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।